हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज हम बात करेंगे हाउ आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वेरियस क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है या इकोनॉमी में या मार्केट में मनी की सप्लाई कर सकता है। वेल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं। इसमें आता है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इस वीडियो में हम सीआरआर एंड एसएलआर के ऊपर बात करेंगे। वेल, सीआरआर फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने ये सीआरआर एंड एसएलआर, ये बाकी है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब लाया क्यों है? इन शॉर्ट, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन को कम या नियंत्रण के अंदर रखने के लिए, या जब आरबीआई को लगे कि हमें इकोनॉमी में या मार्केट में मनी की सप्लाई करनी है, तब ये सारे पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। अब हम इस वीडियो में सीआरआर और एसएलआर के ऊपर ही बात करेंगे। वेल, अब सीआरआर और एसएलआर के ऊपर एकदम इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। आप दूसरे चैनल के थ्रू आप इसके ऊपर और रिसर्च अगर करना है तो आप वो देख सकते हैं कि सीआरआर एंड एसएलआर और क्या है। बस एक ओवरव्यू में बता देता हूँ इसका पर्पस क्या है सीआरआर एंड एसएलआर को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करने का। कि फॉर एग्जांपल, आप डिपॉजिटर हैं, आपका पैसा सेफ रहे, या बोलते हैं अभी तो बड़े बड़े स्कैम होने के बावजूद भी सेफ तो होते नहीं है, पर एक इंश्योर होता है सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, मतलब कि बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए। तो इसलिए कुछ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट सीआरआर के थ्रू हमें आरबीआई के बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एंड कुछ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट आरबीआई बैंक को एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है। अब एसएलआर के रूप में इन द सेंस सीआरआर जाता है, ये जो पोर्शन है वो जाता है आरबीआई के पास, एंड एसएलआर जो पोर्शन है वो बैंक अपने पास ही रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। इन द सेंस आप देखेंगे तो कैश के थ्रू रख सकते हैं, गोल्ड रिजर्व के एज अ पोर्शन रख सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाके आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करता है। सीआरआर में आप एट प्रेजेंट कोई इंटरेस्ट रेट आरबीआई प्रोवाइड नहीं करता है। वेल एज एसएलआर में एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर बैंक इन्वेस्ट करता है तो उसमें कुछ पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। एट प्रेजेंट सीआरआर एंड एसएलआर का जो रेट है 3.5% सीआरआर है एंड 18% एसएलआर है। वेल, ये 18% एंड 3.5% किसके ऊपर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऊपर, फिर चलते हैं नेट के ऊपर। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है? डिमांड लायबिलिटी मतलब कि आप बैंक के पास गए और बैंक को ताबड़तोड़ आपको देना है पैसा। वो कब आएगा? जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसमें आपका जो पैसा है बाद में करंट अकाउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि एफडी जब मैच्योर हो जाता है तो आपका वो डिमांड बैंक का लायबिलिटी हो जाता है, डिमांड लायबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड ड्राफ्ट। वेलेस टाइम लायबिलिटी में बात किए तो एफडी जब टाइम बॉन्ड होता है, जैसे कोई 6 मंथ का हुआ या 1 ईयर का हो गया या और भी सालाना के लिए, तो टाइम लायबिलिटी हो जाता है। वेल, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज भी होते हैं अपना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने में। वेल, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होते हैं? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन योर डिपॉजिट अमाउंट। नेक्स्ट आता है आपका अनपेड डिविडेंड। थर्ड आता है आपका बिल्स पेएबल एंड इत्यादि और आगे सारे वो अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में आपको कैटेगराइज किया जाता है। अब ये नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब ये होता है, जैसे मेरा एसबीआई बैंक है, मैं एसबीआई बैंक आईसीआईसीआई में कुछ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मैं डिपॉजिट करता हूं, मतलब बैंक एक दूसरे बैंक में जाके डिपॉजिट करता है, तो वो चीज तो बैंक के लिए एसेट हो गया। पर मेरे लिए जो डिमांड लायबिलिटी है एंड टाइम लायबिलिटी, ये तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है कि आपका डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक, जो हमें अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट के ऊपर हम सीआरआर एंड एसएलआर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज देखिए, अब मैं ओरली बता दिया। अब एग्जांपल के थ्रू अगर देखेंगे ना, आपको बेहतरीन में समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, या कैसे मार्केट या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाता है। तो चलिए अब चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ। भाई, जब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एट प्रेजेंट सीआरआर 3.5% है, एसएलआर है 18%। वेल,
एग्जाम्पल के हम लोग पर्सपेक्टिव में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 100 करोड़ पकड़ के चले हैं, CRR एंड SLR 21.5% होता है। तो मतलब क्या हुआ, CRR एंड SLR दोनों मिला के बैंक को साइड में कितना 21.5 करोड़ रुपीस रखने का है। फंडेबल अमाउंट मतलब कि अब बैंक के पास 100 करोड़ में से 21.5 करोड़ तो साइड में रखा हुआ है, 78.5 करोड़ रुपीस लोन दे सकता है आम पब्लिक को। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ रहे हैं, ये SBI बैंक है एंड SBI बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कोई भी लोन पे दे रहा है। तो इंटरेस्ट नॉर्मली कितना अर्न कर रहा है ये 7.85 करोड़। अगर आप मिस्टर ए लोन अमाउंट 10 लाख लिए हुए हैं तो आपका रेट ऑफ 10% के ऊपर से इंटरेस्ट आता है 1 लाख रुपीस। वेल एज अगर RBI ने CRR एंड SLR का रेट ऊपर किया तो इंटरेस्ट रेट में इफेक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। इफ CRR 4.5 है एंड 20 पकड़े, जैसे इधर 3.5 लिया था, इधर 4.5 और SLR है 20%, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इतना ही पकड़ रहे हैं, CRR एंड SLR 24.5 हो गया। फंडेबल अमाउंट ऑफ बैंक के पास लोन देने के लिए 75.5 करोड़ रुपीस बचा है। तो वही एग्जांपल में SBI अगर उसको 10% नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमाना है तो कितना कमाएगा देखेंगे तो 7.55 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट ही कमा सकता है। वेलेस एट प्रेजेंट के रेट पे 7.85 करोड़ का इंटरेस्ट कमा सकता है। तो इसमें ही मालूम पड़ जाता है कि 0.3 करोड़ का इंटरेस्ट रेट कम कमाया। तो जिस वजह से इंटरेस्ट रेट अगर बैंक को बढ़ाना है तो कैसे करेगा, 7.85 कमाना तो मेरे को इतना ही है और लोन कितना दिया है 75.5, इट मीन्स आपको लोन 10.39% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं। मतलब CRR जैसे बढ़ा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि बैंक को तो अपना 7.85 करोड़ रुपीस कमाना ही है, तो वो कैसे भी कमाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लोन का अमाउंट इंटरेस्ट ऊपर करके। वही एग्जांपल, आपने लोन अमाउंट 10 लाख लिया, इंटरेस्ट आपने इधर कितना 1 लाख भरा है, इधर 1,03,900, एक्स्ट्रा पेड ड्यू टू इंक्रीज इन CRR SLR है 3,900। सिर्फ RBI के डिसीजन की वजह से तो आपने एक्स्ट्रा लोन आपके 10 लाख के अमाउंट के ऊपर 3,900 रुपया एक्स्ट्रा भरा है एज एन इंटरेस्ट। वही चीज है, RBI को इन्फ्लेशन या इकोनॉमी में मनी का सप्लाई करना है तो वो CRR का रेट नीचे करेगा या SLR का रेट नीचे करेगा। CRR 2.5%, SLR 16% पकड़ के चल रहा हूँ। फंडेबल अमाउंट बचा 81.5 करोड़, मतलब अब बैंक के पास 81.5 करोड़ रुपीस बचा है आपको लोन देने के लिए। अब वही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कमाया तो कितना कमा पाएगा 8.15 करोड़, नॉर्मली कितना कमा रहा था 7.85। अब RBI के डिसीजन की वजह से वो ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये बेनिफिट वो पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर के बैंक। तो अब देखेगा 7.85 कमाना है और 81.5 करोड़ के लोन के अमाउंट पर, अब 9.63% वो अब आपको इतने रेट पे आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल में वही देखेंगे, 10 लाख आपने लिया है, इंटरेस्ट आपने भरा है 96,300, जिस कारण आपका 3,700 रुपए का इंटरेस्ट सेव होगा। यहाँ पे 1 लाख भरने को आया और यहाँ पे 96,300। जैसे आप सभी ने देखा कि CRR एंड SLR का रेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे ही लोन का जो इंटरेस्ट का रेट है वो भी ऊपर जाता है। जैसे लोन का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है लोग लोन लेना कम करते हैं, जिस कारण लोगों के पास स्पेंडिंग करने के लिए पैसे कम होते हैं। अगर लोग स्पेंड करना कम करेंगे तो चीजों की डिमांड कम होगी, जैसे ही चीजों की डिमांड कम होती है उस चीज की दाम कम होने लगती है, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगता है। वही वाइस वर्सा अगर देखें कि CRR एंड SLR RBI ने अगर कम रखा, वैसे ही आपने देखा इंटरेस्ट रेट भी लोन में कम हुआ, तो इसमें क्या होगा, लोग फिर लोन लेंगे मीन्स स्पेंडिंग होगा, लोगों का स्पेंडिंग होगा, इट मीन्स की चीजों की डिमांड होगी, इस चीजों की डिमांड होगी इट मीन्स की प्राइस शूट करेगा। सो आई होप गाइस आप सभी को इस शॉर्ट वीडियो में समझा पाया रहूंगा कि हाउ RBI कंट्रोल इन्फ्लेशन। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस मुद्दे की बात में बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।